स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, तो स्ट्रांग एसिड पढ़ेंगे और वीक एसिड पढ़ेंगे। तो स्ट्रांग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रांग एसिड इज वन दैट आयोनाइज completely in an aqueous solution and give a higher concentration of hydrogen ions। यानी कहते हैं कि स्ट्रांग एसिड वो होगा जो कंप्लीट आयनाइज्ड होती है एक्वस सॉल्यूशन में, जो वाटर के सॉल्यूशन हम लेते हैं, एंड गिव हायर कंसंट्रेशन, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर वो हाइड्रोजन आयंस दे दे तो उसको हम स्ट्रांग एसिड कहेंगे। तो स्ट्रांग एसिड के यानी आसान डिफिनीशन ये है कि अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए तो उसको हम यानी स्ट्रांग एसिड कहेंगे। ए स्ट्रांग एसिड इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो स्ट्रांग एसिड होंगे वो तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, यानी उनमें बिजली भी तेजी के साथ पास हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रांग एसिड कौन कौन से हैं? HCl hydrochloric acid is a strong acid because when hydrochloric acid is added into water, अगर हम hydrochloric acid यानी वाटर में डालते हैं, all molecule of HCl are dissociated completely into hydrogen ion and chlorine ions। तो जितने भी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के मॉलिक्यूल हमने डाले हैं वो सब के सब डिसोसिएट होंगे और कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में। तो इस वजह से क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है या स्ट्रांग एसिड हम उसको भी कह सकते हैं, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं और स्ट्रांग एसिड। तो स्ट्रांग एसिड में तो बिजली भी तेजी के साथ पास होंगे क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होती है, तो इस वजह से इसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अगर HCl को हम यानी वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देंगे। तो सम स्ट्रांग एसिड हम बताते हैं, ये उनके नेम है और ये उसके केमिकल फार्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, परक्लोरिक एसिड HClO4। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जो अगर हम वाटर में डालते हैं और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज्ड हो जाए कंप्लीटली, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। वीक एसिड, वीक एसिड किसे कहते हैं? जो यानी कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में। द एसिड व्हिच do not completely dissociate in an aqueous solution and give lower concentration of hydrogen ions are called weak acid। यानी weak acid हम किसे कहेंगे? जो completely dissociate नहीं होते aqueous solution में और कम कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस दे दे तो उसको हम वीक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल तो वीक एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में तो उसको हम यानी वीक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ये क्या है? वीक एसिड है। इज ए वीक एसिड बिकॉज व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू द वाटर, अगर हम इसको वाटर में डालते हैं, वेरी few molecule of CH3COOH are dissociated, यानी जो CH3COOH के कुछ मॉलिक्यूल यानी डिसोसिएट होंगे, बाकी बच जाएंगे। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। तो अगर हम CH3COOH को वाटर में डालते हैं तो CH3COO नेगेटिव आयंस और हाइड्रोजन आयंस देती है, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होती। तो इस वजह से उसको हम वीक एसिड कहेंगे और इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। तो वीक एसिड के नाम और केमिकल फार्मूला: नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कार्बनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH। तो ये क्या है? वीक एसिड है और ये उनके फार्मूले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, हम बेसिस देखेंगे स्ट्रांग और वीक दोनों को।
तो हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ेंगे. द बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. यानी स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, या अगर हम उसको यानी हायर कंसंट्रेशन में अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम यानी स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे. स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? यानी जो हायर कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे दे और वो यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे. और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. सम स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये केमिकल फार्मूला है. तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH. तो ये क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस है और उनके फार्मूला. तो अब हम पढ़ेंगे वीक बेस. वीक बेस क्या होंगे? अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, तो इस वजह से वो वीक बेस होंगे. The base which do not completely dissociate in an aqueous solution and give a lower concentration of hydroxide ion are called weak base. यानी अगर हम बेस को लेते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती या लोअर कंसंट्रेशन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम वीक बेस कहेंगे. सम तो वीक बेस क्या होंगे? यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. और जो साल्ट्स है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने हो या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बने हो, तो सब साल्ट क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. साल्ट उन्होंने नहीं बताए हुए हैं इस बुक्स में. सम वीक बेसिस आर, ये वीक बेसिस है और ये उसके केमिकल फार्मूला. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3. ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? फार्मूला है. तो ये वीक बेस के क्या है? यानी फार्मूले हैं. तो अब हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सम एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोबोरोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड एक्सेट्रा आर नोन एज मिनरल एसिड. तो ये जितने भी हमने यानी एसिड बताए हुए हैं ये क्या है? मिनरल एसिड है. ये क्या है? मिनरल एसिड है. और अक्सर में मिनरल एसिड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. आप इसको देखिए ये सब क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये तकरीबन मिनरल के जो एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. एंड सम एसिड लाइक फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. तो इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे. जो ये बताए फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड अक्सर में क्या होंगे? वीक एसिड होंगे. तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या है? वीक एसिड है. ठीक है. और मिनरल एसिड क्या होंगे? अक्सर यानी इनऑर्गेनिक वाले या मिनरल के जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे? यानी वीक एसिड होंगे. एम्फोटेरिक सब्सटेंस. तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बुक्स में दिए हुए हैं तो हम देखेंगे. दो सब्सटेंस which can act both as an acid and a base are called amphoteric substances. For example water, e.g. for example water. यानी दो substances, वो substance which can act both, जो यानी दोनों में हिस्सा लेते हैं एसिड और बेस, यानी वो बतौर एसिड और बेस दोनों काम कर सकते हैं तो उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहेंगे. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के काम करते हैं तो उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहेंगे. तो वाटर क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विद एन एसिड इट एक्ट्स एज ए बेस. अगर हम वाटर को एसिड के साथ यानी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर एज ए बेस काम करेगा. अगर हम व्हेन इट इज ट्रीटेड विद बेस, अगर हम वाटर को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर क्या करेंगे? एक्ट एज ए एसिड. तो वो एज ए एसिड काम करेगा.
यानी अगर हम बेस के साथ वाटर को रिएक्ट करते हैं तो वाटर एज ए एसिड काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl हम लेते हैं, तो HCl क्या है? एसिड है। ये क्या है? प्रोटॉन डोनर है या हाइड्रोजन आयंस डोनर है। तो अगर ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं या प्रोटॉन देते हैं तो ये क्या हुआ? यानी एसिड हुआ। और H2O क्या है? तो अगर हम HCl लेते हैं तो H2O किसके काम करेगा? एज ए बेस काम करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने वाले को हम बेस कहते हैं। तो ये एज ए बेस काम करेगा। तो क्लोरीन यानी हाइड्रोजन आयंस देगा और ये क्या होगा? H2O यानी हाइड्रोनियम आयन में तब्दील होगा और ये H3O पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। और इसको कंजुगेट एसिड इसलिए कहते हैं कि ये दोबारा हाइड्रोजन आयंस को यानी डोनेट कर सकते हैं। तो अगर वो दोबारा हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर सकते हैं तो इस वजह से तो फिर हम इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे, क्योंकि एसिड हम उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स वो दोबारा देते हैं तो इस वजह से हम उसको कंजुगेट एसिड कहेंगे। और इसको कंजुगेट बेस इसलिए कहते हैं कि वो यानी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को दोबारा एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये कंजुगेट बेस हुआ। ठीक है, तो हम तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। तो वाटर अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर इज ए बेस काम करेगा। अगर हम वाटर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर फिर एसिड के यानी एसिड के थ्रू काम करेगा। यानी पहले उसने अगर एसिड के साथ मिला देते हैं वाटर को तो ये बेस काम करता है। अगर हम बेस लेते हैं तो वाटर फिर एसिडिक के थ्रू काम करेगा। यानी अगर हम बेस लेते हैं तो वाटर फिर एसिडिक के काम करेगा। यानी अमोनिया क्या है? बेस है और H2O एज ए एसिड काम करेगा। तो यानी ये H2O क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देंगे NH3 को। प्रोटॉन देने वाले को हम यानी एसिड कहते हैं और प्रोटॉन लेने वाले को हम क्या कहेंगे? बेस। तो ये एज ए बेस काम करेगा और ये एज ए एसिड काम करेगा। तो ये क्या हुआ? यानी उन्होंने हाइड्रोजन आयंस को गेन किया हुआ है और उन्होंने हाइड्रोजन आयंस को यानी दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है। तो ये अगर दोबारा प्रोटॉन दे दे तो इस वजह से उसको हम एसिड कहेंगे और वो एसिड कंजुगेट एसिड कहलाएगा। और ये दोबारा प्रोटॉन को यानी एक्सेप्ट कर सकता है तो इस वजह से हम उसको कंजुगेट बेस कहेंगे। तो ये दोबारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो इस वजह से हम इसको यानी प्रोडक्ट में उसको कंजुगेट बेस कहेंगे। तो हम तो कंजुगेट एसिड बेस नहीं पढ़ते, वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम एम्फोटेरिक पढ़ते हैं। तो वाटर क्या है? एज ए एसिड भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी काम कर सकता है। आप इस एग्जांपल में देखें, अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर एज ए बेस काम करता है। अगर हम बेस के साथ वाटर को रिएक्ट करते हैं तो वो एज ए एसिड काम करेगा। सेल्फ अनाइजेशन और ऑटो अनाइजेशन ऑफ वाटर। तो सेल्फ अनाइजेशन क्या है या उसको हम ऑटो अनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एक्सपेरिमेंट में। हैव शोन द प्योर वाटर, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्योर वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर इज एन एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी उनमें यानी बिजली पास नहीं होती, वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। वाटर अंडरगोज सेल्फ अनाइजेशन, तो वाटर क्या है? यानी सेल्फ अनाइजेशन है टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो यानी थोड़ी मिकदार में वो क्या होती है? एक्सटेंट होती है। प्योर वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देंगे और इक्वल नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देंगे उतने भी हाइड्रोक्साइड आयंस भी देंगे, एज शोन इन द मॉडल। तो आप मॉडल में देख सकते हैं। तो ये अगर H2O है तो एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा और एक यानी हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये इक्वल देंगे। इसी तरह नहीं कि ये दो देंगे और ये आधा देगा, यानी अगर ये दो देते हैं तो ये भी दो होंगे, ये तीन होंगे तो ये भी तीन होंगे। तो इक्वल नंबर में वो देंगे हाइड्रोजन आयंस और यानी हाइड्रोक्साइड आयंस इक्वल नंबर में वो दे सकेंगे।
तो इस वजह से हम उसको सेल्फ या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। इन दी सेल्फ अनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो अनाइजेशन, तो सेल्फ अनाइजेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं या ऑटो अनाइजेशन भी कह सकते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ले ले वाटर के, प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, तो वो हाइड्रोनियम आयन भी देगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन देगा। यानी अगर हम टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के तो वो एक हाइड्रोनियम आयन देगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन्स उसमें ट्रांसफर करते हैं तो प्योर वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्योर वाटर यानी इक्वल नंबर में आप हाइड्रोनियम आयन देंगे और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। द रिएक्शन टेक प्लेस, तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं H2O और H2O दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम रिएक्शन कराते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स के, प्रोड्यूस आयंस, तो वो आयंस देंगे इस कार्ड। तो इस आयंस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ अनाइजेशन और ऑटो अनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये डिफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम रिएक्शन में दो वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वो हमें आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम सेल्फ अनाइजेशन और ऑटो अनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अनाइजेशन ऑफ वाटर, तो अगर हम अंडरस्टैंड करें उस कंसेप्ट को सेल्फ अनाइजेशन ऑफ वाटर के, तो वो टेक प्लेस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो भी इट डिसोसिएटेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो H2O को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उस पर अप्लाई कर दे ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो Kc किसके बराबर होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है, H2O है। तो अगर हम H2O को इस तरफ लाते हैं इक्वल टू, सो इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, तो Kc के साथ वो यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर डिवाइड में अगर हम इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो यानी मल्टीप्लाई में यानी कन्वर्ट हो जाएगा। एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अगर हम H2O को क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले, यानी H2O कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को अगर हम कांस्टेंट ले ले, सो द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, यानी अगर हम H2O को इस तरफ लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर वाटर को हम कांस्टेंट लेते हैं और ये भी कांस्टेंट है, अगर वाटर को हम यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं और Kc भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट हुए और दो कांस्टेंटों की जगह हम Kw लिखेंगे, यानी दो कांस्टेंट की जगह और कांस्टेंट ले आए जो Kw हम उसको कहेंगे। तो ये KCH2O और ये जो रिएक्टेंट्स है ये इस तरफ यानी इज इक्वल टू से इस तरफ बच जाएंगे और इन दोनों को हमने और कांस्टेंट लगा दी इन दो कांस्टेंटों की जगह Kw। द मैथमेटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन वाटर, तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे वाटर में एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड नहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर होगा। द कांस्टेंट मैथमेटिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनाइजेशनल कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो जो मैथमेटिकल कांस्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा हमें यानी वो क्या होगा, अनाइजेशनल कांस्टेंट ऑफ वाटर होगा जो हम Kw से जाहिर करते हैं एंड एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, सो वी कैन से व्हेन राइट द अबव इक्वेशन, तो हम अबव इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे, यानी इस दोनों की जगह अगर हम Kw लिखेंगे तो Kw किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो अगर हम कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शो दैट product of concentration hydrogen ion and hydroxide ion is a pure water is always, तो प्योर वाटर ये किसके बराबर होगा, 1 ज़रब 10 की ताकत -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। टेम्परेचर इज कॉल्ड वाटर डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट Kw, अगर हम लगाते हैं तो ये इक्वेशन आप ले ले, Kw किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन।
अगर ये दोनों किसके बराबर है, 1 ज़रब 10 की ताकत -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों अगर यानी 1 ज़रब 10 की ताकत -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन, देयरफॉर वी कैन से दैट अगर हम वाटर के 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो 1 हाइड्रोजन आयन देगा और 1 हाइड्रोक्साइड आयन देगा डिसोसिएशन के दौरान। तो इन दोनों को अगर हम ये दोनों किसके बराबर है, यानी ये KW के बराबर है और KW किसके बराबर है, 1 ज़रब 10 की ताकत -14। तो इन दोनों को हम इसके साथ बराबर लिख सकते हैं, तो ये दोनों इसके बराबर होंगे। तो अगर हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में बराबर है, तो इसको हम इज इक्वल टू लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर हो सकता है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन लिख दे और इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह अगर हम हाइड्रोजन आयन लिख दे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आपस में अगर बराबर है, तो हम हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हम लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस लिख दे और हाइड्रोक्साइड आयन की जगह यानी हाइड्रोजन आयंस लिख दे, तो ये किसके बराबर होगा, 1 ज़रब 10 की ताकत -14 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, तो एच एच है, तो ये एच प्लस का स्क्वायर बन जाएगा और ये इसी तरह आप लिखेंगे। तो अब दोनों पर स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, 1 ज़रब 10 की ताकत -7। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन आयन देगा और 1 हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये इक्वल होंगे, तो इस वजह से हम हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोक्साइड आयंस के बराबर लिख सकते हैं। और इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हमने यानी हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हाइड्रोजन आयंस लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, यानी बराबर है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लगाएंगे, तो 10 की ताकत -7 बच जाएगा। तो एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर यानी हो सकता है। तो इन वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या लिखते हैं कि हाइड्रोजन आयंस किसके बराबर है, 1 ज़रब 10 की ताकत -7 m एंड हाइड्रोक्साइड आयन किसके बराबर है, वो भी 1 ज़रब 10 की ताकत -7 m के बराबर है। तो हम KW को दोबारा अगर लेते हैं तो KW किसके बराबर था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के और हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर था। तो अगर हम इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दे तो 1 ज़रब 10 की ताकत -7 m और 1 ज़रब 10 की ताकत -7 m आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन की जगह आप वैल्यू पुट कर दे और हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आप वैल्यू पुट कर दे, तो KW किसके बराबर हो जाएगा, 1 ज़रब 10 की ताकत -14 m² के बराबर हो जाएगा। DPH एंड POH स्केल, ये सोनियर पीटर यानी लोर्तेज सोनिरन इन 1909 ये एक साइंसदान थे। 1909 ने प्रपोज किया स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो उन्होंने इन स्ट्रेंथ बता दी मेजरमेंट की स्केल में जो एसिड और बेस को हम मालूम कर सकें, कॉल्ड पीएच एंड पीओएच स्केल। तो उन्होंने पीएच और पीओएच स्केल के बतौर हमें मेजरमेंट बता दी, स्ट्रेंथ बता दी एसिड और बेस की। हियर पी स्टैंड फॉर पोटोज, यानी पी क्या शो करेंगे, द पोटेंशियल टू बी, पावर को जाहिर करेंगे। एंड हाइड्रोजन आयन स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयंस, यानी जब हम H पर पॉजिटिव आयन लगा दे हैं तो उसको हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। एंड OH आयंस को हम स्ट्रेंड फॉर हाइड्रोक्साइल आयन कहेंगे। द पीएच स्केल मेजर द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच एक स्केल है जो हम मेजर करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को, नेचर में कि एसिडिटी है या बेसिक है। इट्स रेंज फ्रॉम 0 to 14, ये 0 से लेकर 14 तक जाती है।
The acidity or basicity of an aqueous solution depends upon the relative number of hydrogen ions and hydroxide ions present in it. यानी एसिडिटी और बेसिडिटी हम एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंड्स करती हैं कि कितने रिलेटिव नंबर में आप हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे या हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे, तो उनको हम देखेंगे। पीएच क्या है? डिफिनेशन: द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज the negative logarithm of molar hydrogen ions concentration। यानी pH क्या है? the pH of a solution, तो pH solution है, हम किस तरह डिफाइन करेंगे? as the negative logarithm लेंगे मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन को, तो उसको हम pH कहेंगे। the pH expressed by the following expression। तो P क्या? P अगर हम लगाते हैं H के साथ तो इस तरफ माइनस लाग लगाएंगे, तो P का मतलब है माइनस लाग, यानी pH किसके बराबर होगा? माइनस लाग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज, तो pH हम किस तरह मालूम करेंगे? यानी pH इज इक्वल टू माइनस लाग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यानी P का मतलब है माइनस लाग, तो माइनस लाग लगा दे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ। तो अगर हम पुट करते हैं वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कब हो? जब क्या हो? यानी pH और pOH दोनों क्या हो? नॉर्मल हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर न सॉल्यूशन बेसिक है न एसिडिक है, तो उसकी pH क्या होगी? माइनस लाग 1/10 की ताकत -7। तो ये पावर यानी ये पावर में है 10 की ताकत -7। तो अगर हम माइनस लाग को ख़त्म करते हैं तो किस तरह होगा? ये यानी पहले पर आएगा और माइनस बच जाएगा, और माइनस के बाद इस माइनस को लगा दे और ये log 10 हो जाएगा। तो log 10 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और log 1 यानी log 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो मैं बताता हूँ, अगर यानी उन्होंने इस तरह अगर आप लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा? 1/10 की ताकत -7। या अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन को लेते हैं तो आप उसको इस तरह लिखेंगे 1/10 की ताकत -7। अगर आप यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? 1/10 की ताकत -14। इसी तरह अगर हम इन दोनों की जगह क्या लगा दें? KW, तो KW किसके बराबर होगा? 1/10 की ताकत -14। लेकिन इसमें आप देखें, अगर आपने P लगा दी pH, तो pH किसके बराबर होगा? यानी अगर न्यूट्रल है तो वो pH किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अगर सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। तो यानी अगर कंसंट्रेशन में है तो आप पावर में लिखेंगे, अगर pH में है तो आप पावर में नहीं लिखेंगे, तो pH क्या होगा? 7 होगा। अगर आप pOH में लिखेंगे तो ये किस तरह होगा? यानी ये भी 7 में होगा, पावर में नहीं होगा। यानी अगर आप कंसंट्रेशन में लिखते हैं तो 10 की ताकत -7 होगा, अगर आप pOH में लिखते हैं तो सिर्फ 7 लिखेंगे। इस तरह अगर आप यानी किस तरह लिखते हैं? pH जमा pOH, तो आप 10 की ताकत -14 नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ 14 लगाएंगे। ये आप सीख ले कि आप जवाब में इसको गलत न लगा दे, ठीक है। अगर आप PKW लिखते हैं तो ये क्या होगा? ये भी 14 के बराबर होगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, जवाब सही लिखे। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अगर pH की वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की आप वैल्यू लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, अगर pOH की वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये आप सीख ले। और ये उन्होंने क्या बताया कि अगर ये पावर में है तो पावर का जो हिस्सा है वो किस तरह होता है? यानी तो अगर हम माइनस लाग लेते हैं तो P का मतलब है
माइनस लाग, तो अगर हम माइनस लाग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लगाते हैं तो इसके हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो पीएच किसके बराबर होगा, माइनस लाग 1 × 10 की ताकत -7 के बराबर होगा। तो ये -7 यानी शुरू में आ जाएगा, क्योंकि पावर शुरू में हम लाते हैं, तो ये माइनस लाग के है, और ये 7 अगर हम यानी इस तरफ लाएंगे तो ये भी -7 हो जाएगा। ठीक है, ये -7 यानी पावर में है, तो पावर वाले हम यानी अगर माइनस लागे तो उसको हम यानी शुरू में लाते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, log 10 के बराबर हो जाएगा। और log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और log 10 के बराबर होता है। ये आप सीख ले, अगर log 10 है तो 1 के बराबर होता है, और log 10 के बराबर होता है। ये नहीं आती केमिस्ट्री में, ये मैथमेटिक्स में आप सिर्फ log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, पीएच, तो माइनस ज़रबे माइनस जमा, और log 10 लगा दे, और log 10 हमने 1 ले ली, तो पीएच किसके बराबर होगा, तो log 10 1 के बराबर है, तो 7 1 के साथ अगर ज़रब दे दे तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख ले, यानी पीएच इज इक्वल टू माइनस log 1 × 10 की ताकत -7 को इस तरफ लाए तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज शोन इन द फिगर ऑफ द स्केल। तो ये स्केल आप कंसेप्चुअल है, ये आप सीख ले। ये कहती हैं कि पीओएच, हम पहले इसमें हम पढ़ते हैं, आप इसमें देख ले, यानी पीएच मोर एसिडिक कौन सा होगा, जो 1 2 3 4 इसी तरह, और लेस एसिडिक कौन होगा जब पीएच कितना है, 4 5 6, तो ये क्या होंगे, लेस एसिडिक होंगे, और ये तीनों मोर एसिडिक होंगे। और 7 क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद बेसिडिटी शुरू होती है, तो ये लेस बेसिक होंगे, और ये क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे। तो ये पीएच में बताते हैं हम, पीएच में 1 से लेकर 3 तक मोर एसिडिक होते हैं, 4 5 6 ये क्या होती हैं, लेस एसिडिक होती हैं। इसके बाद न्यूट्रल है 7 के बाद यानी एसिडिटी शुरू होती है, तो ये लेस बेसिक होंगे, और ये मोर बेसिक होंगे, क्योंकि बेसिडिक कैरेक्टर इस तरफ इंक्रीज होती है, तो ये लेस बेसिक होंगे, ये मोर बेसिक होंगे। अगर आप पीओएच में देखते हैं, तो पीओएच में 1, अगर आपकी जवाब पीओएच में देखते हैं, तो अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए पीओएच की वैल्यू, तो वो मोर बेसिक होंगे, वो क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे। और 4 5 6 अगर पीओएच की वैल्यू 4 5 6 आए तो क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे। और 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर शुरू होंगे, तो 8 9 10 क्या होंगे, लेस एसिडिक होंगे, और 11 12 13 अगर पीओएच की वैल्यू आए तो वो क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। ठीक है, आप इसमें देखें, आप ग्राफ में देखें, अगर पीओएच की वैल्यू क्या आए, 14 13 12, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर पीओएच की वैल्यू 11 12 13 आ जाए या 14, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अगर पीओएच की वैल्यू 11 12 13 14 आ जाए तो यानी इस तरफ एसिडिटी बढ़ेगी, तो 14 मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा, जब पीओएच की वैल्यू 14 है, फिर 13 फिर 12 फिर 11। इसी तरह पीओएच की वैल्यू अगर 10 9 8 आए, यानी 10 9 8 आ जाए, तो ये क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। अगर यानी 7 तो न्यूट्रल होता है, तो इस तरफ बेसिडिटी बढ़ेगी, यानी अगर यानी 6 5 4 आ जाए,
6 पर 5 आ जाए तो ये वीक बेस होंगे। अगर इस तरफ जितने भी बढ़ेंगे पीओएच तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो अभी आपको समझ में आई, ठीक है। अगर हम पीएच देखते हैं, पीएच तो पीएच किस तरह होगा, पीएच 1 2 3 क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे, और इसके बाद यानी वीक एसिडिक होंगे, 7 न्यूट्रल होगा, और 8 9 क्या होंगे, वीक बेस होंगे, 8 9 10 11, और 11 के बाद यानी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक शुरू होंगे। ये ग्राफ थोड़ा मुश्किल है, आप इसको सीख ले। अगर पीएच की वैल्यू यानी 1 2 3 आए तो क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। अगर 11 12 13 14 आए पीएच की वैल्यू तो वो मोर बेसिक होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। इसके बाद अगर पीओएच की वैल्यू 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक। अगर पीओएच की वैल्यू 11 12 13 14 आए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, ठीक है। तो ग्राफ में देखे यानी पीओएच की वैल्यू जितना ज्यादा है यानी 14 13 11 तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसके बाद वीक एसिड शुरू होंगे, इसके बाद बेसिडिटी शुरू होंगे, ये वीक बेस होंगे, और आखिर में यानी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो 1 2 3 क्या होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे पीओएच में। अगर आप पीएच में देखते हैं तो पीएच में 1 2 3 से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, इसके बाद वीक एसिड शुरू होंगे, 7 न्यूट्रल होगा, इसके बाद वीक बेस शुरू होंगे, और जब 12 13 14 आए तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू 2 आ जाए तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू अगर हमारे पास 12 आ जाए तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। इसी तरह अगर पीओएच में देखें, पीओएच में अगर हम एसिड और बेस को देखते हैं तो पीओएच की जितनी वैल्यू कम आ जाए यानी अगर वो 2 आ जाए तो ये बेसिक होगा या एसिडिक, तो ये बेसिक होगा, ठीक है। अगर पीओएच 12 आ जाए तो ये मोर एसिडिक होगा, क्या होगा, मोर यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज न हो जाए, अगर पीएच की वैल्यू जितनी कम आ जाए 1 की तरफ हो तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए 12 यानी 10 से ज्यादा आ जाए तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। लेकिन पीओएच में जितना कम आ जाए यानी 1 2 3 तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। अगर जितना पीओएच ज्यादा आ जाए 10 11 12 13 14 तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। आप इसमें कंफ्यूज न हो जाए, ठीक है, आप इससे सीख ले। यानी पीओएच की जितनी वैल्यू ज्यादा आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, वो क्या होंगे, पीओएच की वैल्यू जितनी ज्यादा आ जाए यानी 14 13 12 तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे। इसके बाद वीक एसिडिक शुरू होंगे, और इसके बाद यानी वीक बेस शुरू होंगे, और आखिर में 1 2 3 तो 1 2 3 में क्या होती है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक होती है। अगर पीओएच की वैल्यू 2 आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। इसी तरह आप पीएच में देखें, पीएच की वैल्यू जितनी कम आ जाए तो वो यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू जितना ज्यादा आ जाए 12 13 14 तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ठीक है। यानी पीएच जितना कम आ जाए 1 2 3 तो क्या होगा, एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच की वैल्यू 12 की तरफ आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर हम पीओएच, तो पीओएच किसे कहते हैं, 20 को हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जितना कम आ जाए तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर जितना ज्यादा आ जाए यानी 12 की तरफ तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह याद कर ले।
ज़्यादातर पीओएच में नहीं देखते एसिड और बेसिक को, हम ज़्यादातर पीएच इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अक्सर पीएच यानी पीओएच ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो पीएच में देखे यानी 14 क्या होगा, मोर बेसिक होगा, और 1 क्या होगा, मोर एसिडिक होगा यानी स्ट्रांग एसिड, और ये क्या होगा, स्ट्रांग बेस। तो हम सबसे पहले बेसिडिटी से आते हैं। तो स्ट्रांग बेस कौन सा है, NaOH, इसकी यानी पीएच की वैल्यू कितनी है, 14। इसके बाद पीएच की वैल्यू, पीओएच की वैल्यू नहीं, पीएच की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो पीएच की वैल्यू अगर 14 आ जाए तो वो क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा। ठीक है। लाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की 13 है पीएच की वैल्यू। इसके बाद हाउस होल्ड अमोनिया 11.9 है पीएच की वैल्यू। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एंटी एसिड 10.5 है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली यानी 10 है पीएच की वैल्यू। तो यानी बेसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इससे वीक, इस तरह ये क्या होंगे, वीकेस्ट बेसिक होंगे। तो बेसिडिटी क्या होती है, यानी डिक्रीज होती है। अगर हम 14 से इस तरफ आते हैं 7 की तरफ, तो ओशियन वाटर समंदर पानी क्या है, 7 से लेकर 8.3 तक उसकी पीएच होती है। यानी समंदर के पानी क्या होती है, बेसिडिक होती है यानी बेसिक होती है। और ब्लड की पीएच क्या होती है, यानी 7.4, कितना आएगा, 7.4। वो ज़्यादातर क्या होती है, यानी पीएच की वैल्यू उसकी क्या होती है, यानी अक्सर उसके यानी बेसिडिक कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा होती है। और 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये 7.4 है, तो ये यानी थोड़ा बेसिक है। ब्लड क्या है, थोड़ा बेसिक है। 7 पर क्या होती है, न्यूट्रल होती है, न बेसिक होती है और न एसिडिक। तो अगर 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। अगर 7 से नीचे की तरफ आते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इस तरफ बेसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और इस तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। इस तरफ बेसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, इस तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो मिल्क क्या है, वो भी एसिडिक है, 6.4 पीएच वैल्यू है उसकी। यूरिन भी क्या है, एसिडिक है, 4.8 से लेकर 7.5 तक होती है। तो मिल्क में क्या होती है, यानी ज़्यादातर एसिड वो एसिडिक होती है। यूरिन भी एसिडिक होती है, रेन वाटर भी एसिडिक होती है। 5.6 रेन वाटर क्या होती है, वो एसिडिक होती है, उसकी पीएच की वैल्यू 5.6। यानी रेन वाटर क्या होती है, उसकी वैल्यू पीएच 5.6 और ब्लड की 7.6। तो ब्लड क्या है, बेसिक है, और रेन वाटर क्या है, एसिडिक है। टोमेटो क्या है, एसिडिक है, 4.2। विनेगर क्या है, 2.4 से लेकर 3.4 पीएच की वैल्यू है, ये भी क्या है, मोर एसिडिक है। लेमन जूस क्या है, ये भी मोर एसिडिक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, 2.2 से लेकर 2.4 तक। स्टमच एसिडिक सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होती है। तो HCl स्टमच की जो एसिडिटी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है। इसके बाद HCl के बाद यानी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्टमच में एसिडिटी मौजूद होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, उसके एसिडिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टमच के जो एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होती है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन होगा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से। न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होंगे। और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होगा हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से। Likewise, the pH of a solution is defined as the negative logarithm of a molar hydroxide ion concentration. तो हम यानी pH मालूम कर लिए हैं, तो अब हम POH मालूम करेंगे। तो POH किस तरह होगा, -log OH
आयन कंसंट्रेशन होगा। तो अगर हम यानी पी मैंने पहले बताया कि हम यानी OH के साथ माइनस लाग लगाएंगे और इसकी वैल्यू पुट कर दे OH की वैल्यू, तो OH की वैल्यू मैंने पहले बता दिया। अगर उन्होंने OH की वैल्यू मांगी है तो 1 ज़रब 10 की ताकत -7 लगाएंगे। तो ये क्या होगा, POH किसके बराबर माइनस लाख और OH की वैल्यू जगह पुट कर दे 1.0 ज़रब 10 की ताकत -7, तो ये -7 क्या आ जाएगा, यानी -7 हम पहले लाएंगे और ये माइनस लाख की जो माइनस है वो है और ये -7 की अपनी माइनस है, तो माइनस ज़रबे माइनस जमा हो जाएगा और लाख 10 1 के बराबर है, तो 7 को 1 से ज़रब दे दे तो 1 बच जाएगा। तो POH क्या होगा, 7 होगा। ये कब होगा, ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन ये बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर उन्होंने बता दिया कि 298 केल्विन तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन आपस में बराबर है। तो सेंटीग्रेड यानी 0 से शुरू होता है और केल्विन 273 से शुरू होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले ले तो 273 को 25 ऐड कर दे तो ये 298 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद यानी ए न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाइड्रोक्साइड आयन किसके बराबर हो, 1 ज़रब 10 की ताकत -m के बराबर होगा। देयरफॉर POH 7 आएगा। रिमेंबर द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आर रिलेटेड बाय द KW। तो ये दोनों KW के बराबर होते हैं। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लेते हैं तो 1 ज़रब 10 की ताकत -14 के बराबर हो जाएगा। तो ये PKW के बराबर अगर हम लेते हैं तो ये 14 के बराबर हो जाएगा। यानी मैंने बता दिया कि अगर KW आप लिखते हैं तो 1 ज़रब 10 की ताकत -14 होगा, अगर PKW लिखते हैं तो ये 14 के बराबर हो जाएगा। You may have noticed that the sum of pH and POH of neutral solution 25 डिग्री सेंटीग्रेड also equal to the 14। तो ये 14 के बराबर होता है। तो PKW यानी 14 के बराबर, pH और POH को अगर हम जमा कर दे तो ये किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज द ट्रू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आता है, क्यों, फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन pH प्लस POH यानी pH की वैल्यू 7 आई, POH की वैल्यू 7 आई और यानी ये किसके बराबर है, PKW। तो PKW की वैल्यू कितनी आती है, 14। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यानी 7 + 7 कितना आता है, 14। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द रेंज ऑफ pH वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जनरली फॉल्स बिटवीन 0 से लेकर 14 तक एज शोन इन द फिगर। तो आप फिगर में देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के गैस्ट्रिक जूस की pH कितना है, 1 है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है, यानी मोर या स्ट्रांग एसिडिक या मोर एसिडिक उसको कह सकते हैं। तो ये स्ट्रांग एसिडिक है। लेमन क्या है, लेमन भी स्ट्रांग एसिड है, विनाइगर भी स्ट्रांग एसिड है। इसके बाद यानी सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसके बाद यानी वीक एसिडिक शुरू होंगे। एप्पल वीक एसिड है, ग्रेप फ्रूट्स वीक एसिड है, ऑरेंज भी वीक एसिड है, कैरेट भी वीक एसिड, टोमेटो, बनाना ये क्या होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं। इसके बाद ब्रेड को देखे, ब्रेड क्या है, ये भी वीक एसिडिक है। रेन वाटर भी क्या है, वीक एसिडिक है। रेन वाटर की वैल्यू 5.6 से लेकर 5.8 तक होती है, ठीक है। पोटैटोस, पोटैटो क्या है, वीक एसिड है। मिल्क क्या है, वो भी वीक एसिड है। सिलीवा भी क्या है, वीक एसिड है। प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसकी वैल्यू क्या है, pH की वैल्यू 7 है। इसके बाद ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, बेसिडिक है। तो ब्लड की वैल्यू 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो ब्लड क्या है, बेसिडिक है, यानी उसमें बेसिक कैरेक्टर थोड़ी पाई जाती है। एक क्या है, वो भी बेसिक है, यानी लेस बेसिक है। सी वाटर क्या है, लेस बेसिक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। एक्सप्लेन स्टमच एसिडिटी। तो स्टमच एसिडिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होती है, HCl होती है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम अब
सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, जब डाइजेशन प्रोसेस होती है, खुराक को हजम करते हैं हम, वेरियस आर्गन सिक्रेट न्यूमरस एंजाइम, तो मुख्तलिफ आर्गन मुख्तलिफ एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, विच हेल्प द डाइजेशन, और इस वजह से यानी डाइजेशन होती है। स्टमच सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, स्टमच क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। द फ्लूइड कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pH क्या है? 1 से लेकर 2 होती है, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। इन द एडिशनल दैट कंटेन पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड क्या है? बेसिक है। सोडियम क्लोराइड भी बेसिक है। द डाइजेस्टिव फ्लूइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द डाइजेशन, तो ये जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होती है, तो बाज़ यानी आर्गन क्या होती हैं वो यानी बेसिडिक को यूज़ करते हैं या उनको यानी क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव फ्लूइड क्या प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स अप्लाई करते हैं द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या होती है? समटाइम्स वी टेक फूड, अगर हम खुराक खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल, तो चावल क्या है? एसिडिक है। सच एज फेट, या फेट खाते हैं या प्रोटीन, विच आर कंपोज्ड बाय द फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड पर है या अमीनो एसिड से बनते हैं। दे काज स्टमच एसिडिटी, तो स्टमच एसिडिटी को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। आल्सो कॉल्ड हाइपर एसिडिटी, तो उसको हम हाइपर एसिडिटी कहेंगे। मेडिसन सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या लेंगे? बेसिक लेंगे कि रिएक्शन क्या हो जाए? न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, तो एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्शन को। तो हम मेडिसिन कौन से इस्तेमाल करेंगे? जो बेसिक से बने होते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। विच आर वीक बेस, जो वीक बेस होती है, आर यूज टू द एंटी एसिड, तो एसिडिटी को फिर कम करेंगे। द एंटी एसिड न्यूट्रलाइज, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। द एसिड एंड द पर्सन फील रिलीफ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ बर्निंग स्टमच, जब उसकी मैदा जलन होती है तो वो बेसिडिक को इस्तेमाल करेंगे और एसिडिटी को फिर वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। एंड गेस्ट्रोज इंटेस्टाइनल ट्रिक्स आर द हार्ट बर्निंग, और उसकी जो यानी दिल की जो उसका दिल जो होता है वो बर्न होता है, या उसकी जो यानी पेट होती है उनमें एसिडिक ज़्यादा होती है, तो हम बेसिक यानी बेसिक मेडिसिन लेते हैं और उसको खाते हैं वीक बेसिक को, तो वो यानी एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें यानी मैदे की जलन या दिल की जलन को ख़त्म कर देती है। तो ये इसलिए हम यानी दवाई लेते हैं, तो जितने भी मैदे की दवाई है वो क्या है? यानी बेसिक है, तो इस वजह से हम बेसिक लेते हैं और डाइजेस्टिव को क्या करते हैं? यानी न्यूट्रलाइज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट pH एंड pOH निकाले 0.001 m सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड क्या है? एसिडिक है, तो हम उसके pH मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप रिएक्शन लिख ले HNO3, तो NHNO3 क्या है? एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्या देगा? NO3 माइनस आयन देगा, तो ये 0.01 ml है, तो यानी प्रोडक्ट क्या देगा? 0.01 m, और ये भी 0.001 m देगा। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उन्होंने कितना दिया हुआ है? 0.001 m के बराबर है। तो अगर हम इशारिया को ख़त्म करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है 0.001 m, तो इशारिया को ख़त्म कर दे, 1 2 3, तो 3 सिफर आ जाएंगे, तो ये किसके बराबर होगा? 1, और ये 10 की ताकत हम 3 लगाते हैं, तो अगर हम इस 3 को ऊपर लाते हैं तो ये -3 में तब्दील हो जाएगा। तो यानी हाइड्रोजन आयंस की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 1 ज़रब 10 की ताकत -3। तो अगर हम इसमें pH मालूम करते हैं, तो pH हम किस तरह लिखेंगे? यानी pH लिख दे, pH किसके बराबर होता है? -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो pH -log हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हमने निकाल दी, 1 ज़रब 10 की ताकत -3 है, तो 1 ज़रब 10 की ताकत -3, तो pH हम किस तरह लिख सकते हैं?
इस -3 को यानी इस तरफ ले आए, शुरू में माइनस माइनस हो जाएगा और ये log 10 के बराबर हो जाएगा। तो pH माइनस ज़रबे जमा माइनस ज़रबे माइनस जमा तो 3 हो जाएगा और log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो pH की वैल्यू कितनी आई, 3। तो इससे आप pOH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यानी pH प्लस pOH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। तो अगर हम pOH मालूम करते हैं तो pOH को छोड़ दे और pH को यानी इस तरफ लाए तो ये जमा है माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो POH की वैल्यू ये 14 है और pH की वैल्यू कितनी आई, 3। तो 14 से 3 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा, 14 से 3 माइनस कर दे 11। तो pOH की वैल्यू कितनी आएगी, 11। तो आप देख सकते हैं यानी उन्होंने बताया हुआ है तो ये भी आप रख लें। तो हम क्या मालूम करेंगे, pH माइनस log 10 की ताकत -3 इस तरफ आ जाएगा, माइनस ज़रबे माइनस जमा। तो pH की वैल्यू यानी log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो pH वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3। तो वी नो दैट pH प्लस pOH 14 के बराबर होती है। तो हम pOH मालूम करेंगे। तो pOH यानी pH को इस तरफ लाए तो इधर प्लस है इधर माइनस में तब्दील हो जाएगा, इज इक्वल टू से इस तरफ लाते हैं तो pH की वैल्यू पुट कर दे। pH की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 को पुट कर दे तो 14 से -3 कर दे तो 11 जवाब आएगा। तो pOH किसके बराबर आता है, यानी 11। तो आप इससे मालूम कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर pH की वैल्यू कितनी आए, 2 आए या 3 आए तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि pH की वैल्यू भी 3 आई और pOH की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। तो इनकी यानी pH की वैल्यू भी एसिडिक आई और pOH की वैल्यू भी एसिडिक आई, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि pH की वैल्यू 3 आई और pOH की वैल्यू कितनी आई, 11। तो pH की वैल्यू अगर कम आ जाए तो उसको हम एसिडिक कहते हैं और pH की वैल्यू जितना ज़्यादा आ जाए तो उसको हम भी एसिडिक कहते हैं। तो ये टोटल सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि pH की वैल्यू कम आई और pOH की वैल्यू ज़्यादा आई तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट pOH एंड pH 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, पोटाशियम मेटल है और वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है। तो ये क्या होंगे, तो मैंने बता दिया अगर कंपाउंड्स में मेटल मौजूद होए, तो अगर मेटल मौजूद है कंपाउंड्स में तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, अक्सर बेसिक होता है। तो ये बेसिक है। तो KOH क्या है, स्ट्रांग बेसिक है। तो ये 0.01 दिया हुआ है। अगर हम उसको यानी प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं तो K प्लस आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये 0.01 m देगा और ये 0.01 m देगा। तो अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, यानी अगर हम यानी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो कितना दिया हुआ है, 0.01। तो आप इशारिया को ख़त्म कर दे, 100 आ जाएगा। तो ये 100 किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 10 की ताकत 2। तो अगर 2 को हम ऊपर लाते हैं तो ये -2 हो जाएगा। तो अगर हम यानी POH मालूम करते हैं तो POH किसके बराबर होता है, P का क्या मतलब है, माइनस log, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन लिख दे। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आप वैल्यू पुट कर दे। तो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू कितनी आई, 1 ज़रब 10 की ताकत -2। तो -2 को यानी शुरू में ले जाए, ये माइनस log की माइनस है 1 और 1 ये -2 है और ये log 10 के बराबर हो जाएगा और log 10 1 के बराबर है। माइनस ज़रबे माइनस जमा 2 और log 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यानी POH किसके बराबर हो जाएगा, 2। तो हम इस POH की वैल्यू से यानी साथ pH और POH
किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। तो हम यानी pH मालूम करते हैं, तो POH को उस तरफ लाइए, प्लस में है माइनस में तब्दील हो जाएगा POH। तो POH की वैल्यू कितनी है, 2। तो 14 से 2 को माइनस कर दे तो pH का जवाब कितना आ जाएगा, 12। तो इससे हमें ये मालूम हो सकता है कि अगर यानी POH की वैल्यू जितनी कम आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रांग बेसिक होगा। POH की वैल्यू जितनी कम आए यानी 2 आ गए, तो 2 अगर आ गया यानी POH की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो 2 क्या है, POH की वैल्यू स्ट्रांग बेसिक है। और हम pH में देखते हैं कि उसकी pH की वैल्यू कितनी आई, pH की वैल्यू 12 आई। तो मैंने बता दिया कि अगर pH की वैल्यू 12 आई तो वो क्या है, स्ट्रांग बेसिक है। तो pH और POH दोनों के साथ ये सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रांग बेसिक है, क्योंकि pH की वैल्यू 12 आई। अगर pH की वैल्यू 12 आ जाए तो वो स्ट्रांग बेसिक होगा, अगर POH की वैल्यू 2 आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रांग बेसिक होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो आप इस बुक्स में आप इस तरह देख ले, यानी हाइड्रोक्साइड आयन किसके बराबर हुई, तो उसके बराबर तो 100 लगा दे, तो 100 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो -2 में तब्दील हो जाएगा। तो POH माइनस लाग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आप वैल्यू पुट कर दे 10 की ताकत -2, तो -2 को यानी शुरू में ले जाए तो ये माइनस लाग की माइनस है और ये -2 की माइनस है, माइनस ज़रबे माइनस जमा, और लाग 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। POH कितना आएगा, 2, यानी 2 आ जाएगा। तो pH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। तो हम क्या मालूम करते हैं, pH, तो pH को इस तरफ लाए, तो pH की जगह आप वैल्यू पुट कर दे, 2 पुट कर दे, तो 14 से 2 को माइनस कर दे तो pH कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद यानी न्यूट्रल एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल, अगर दोनों इक्वल है, द सॉल्यूशन इज प्योर वाटर, तो प्योर वाटर है न्यूट्रल है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो हम इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहते हैं। दस एनी सॉल्यूशन विच हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इज न्यूट्रल, अगर दोनों बराबर है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एज द स्ट्रॉट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कब होगा, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और वो 1.0 ज़रब 10 की ताकत -7 m के बराबर है दोनों। यानी हाइड्रोजन आयन किसके बराबर है, हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, 1 ज़रब 10 की ताकत -7। तो ये भी 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर है, और ये भी 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर दे तो 1 ज़रब 10 की ताकत -7 के बराबर हो जाएगा। एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जब एसिडिक इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, एज शोन इन द फिगर आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो आप मुझे बता दें कि 10 की ताकत -7 ज्यादा है या 10 की ताकत -5, ये कम है यानी लेस है, और ये मोर है, क्योंकि ये 10 की ताकत -7 कम है किससे, 10 की ताकत -5 से। तो आप देख ले, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन -7, अगर -7 से क्या होगा यानी ग्रेटर होगा, तो किस तरह ग्रेटर होगा, द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो सॉल्यूशन एसिडिक, देयरफॉर ए सॉल्यूशन कंटेन 10 की ताकत -5 हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन 10 की ताकत -5 मोल्स हाइड्रोजन आयन पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एसिडिक होगा। ये सॉल्यूशन क्या होगा, फिर एसिडिक होगा। अगर यानी 10 की ताकत -5 है तो ये एसिडिक होगा, और 10 की ताकत -2 हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, यानी 10 की ताकत -5 ग्रेटर देन है किससे, 10 की ताकत -7 से। वेयर एज OH इज ग्रेटर देन 1 ज़रब 10 की ताकत -7 m, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। यानी अगर POH की वैल्यू यानी 10 की ताकत -7 से
इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, बेस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेस कौन सा होगा, जब हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, एज शोन इन द फिगर। अगर हम बेस को इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन एक्वा सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा। तो आप यानी फिगर में देख सकते हैं, यानी बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज इज ग्रेटर देन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, ग्रेटर होगा। देयरफॉर ए सॉल्यूशन कंटेन 1.10 की ताकत -4 या 10 की ताकत -5 के बराबर होगा हाइड्रोक्साइड आयन्स पर डेसीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिक बिकॉज यानी 1 ज़रब 10 की ताकत -4 इज ग्रेटर देन 10 की ताकत तो -7 से क्या है, ग्रेटर देन है।